हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर जय प्रक्रम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन के बारे में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूनिवर्स क्लासेस को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन जैसे कि शब्द से पता चलता है कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक वस्तु को ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। जैसे कि अगर हम आदमी के बारे में बात करें तो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे कि आप घर से शहर की ओर जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, तो बस, टेम्पू या फिर साइकिल, स्कूटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उसी तरह से मनुष्य के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाएगा, तो परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो परिवहन कहलाएगा। मैंने कहता है कि शरीर के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, तो परिवहन कहलाता है। जैसे कि हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या जाता है, जैसे पोषक पदार्थ हो गया, पोषक पदार्थ या हो गए गैसों का हो गया, या फिर उत्सर्जी पदार्थ हो गया, या फिर क्या हो जाएगा, तो हार्मोन्स या अन्य जटिल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, तो परिवहन कहलाता है। जैसे कि पोषक पदार्थ की हम बात करें तो हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। गैसों की अगर हम बात करें तो हम लोग नाक से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हमारे कहाँ पहुँचता है, तो वह फेफड़ा में पहुँचता है, और फेफड़ा से कहाँ जाता है, कोशिका में, और कोशिका से पुनः वह फेफड़ा में होते हुए नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस तरह से गैसों का परिवहन होता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि मल मूत्र को अपने शरीर के उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वो भी परिवहन का काम होता है। मैंने एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक वस्तु को ले जाना है क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमें माध्यम की ज़रूरत पड़ता है। जिस तरह से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमें गाड़ी, मोटर या फिर हवाई जहाज़, एरोप्लेन का ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से मानव में परिवहन के लिए सबसे ज़रूरत क्या है, तो रक्त। क्या होता है, तो रक्त परिवहन का काम करता है। तो मानव शरीर में परिवहन का कौन काम करता है, तो रक्त। और यह रक्त पंप करने का काम करता है। जैसे कि रक्त अपने से तो नहीं चलेगा, उसको कहीं ना कहीं से तो पंप करना पड़ेगा। तो पंप करने का कौन काम करता है, तो हृदय। क्या करता है, तो हृदय शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। यह तो हो गया मानव में। अगर हम पेड़ पौधों में बात करें, पेड़ पौधों में परिवहन की अगर हम बात करें तो इसमें परिवहन के लिए क्या होता है, तो एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, तो यह जड़ से क्या करता है, तो पानी को ऊपर सारे जगह पहुंचा देता है। जैसे कि तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, सारे जगह पर क्या करता है, तो पानी का पहुंचा देता है। और किसके माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से। वही हम बात करें भोज्य पदार्थों जैसे कि खाद्य पदार्थों के बारे में बात करें तो खाद्य पदार्थ किससे होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से। किससे होता है, तो फ्लोएम
फ्लोएम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और भोजन का निर्माण, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। आपको आंसर बताना है इसको कमेंट में। हम यह पढ़ा चुके हैं। तो पेड़ पौधों में परिवहन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है, खनिज पदार्थ का परिवहन होता है, खनिज पदार्थ का परिवहन होता है, या फिर गैसों का परिवहन होता है, गैसों का परिवहन होता है। गैस वायुमंडल से क्या होता है, तो पत्ती के रंध्र में प्रवेश करता है और उसके बाद यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है और वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वह बाहर उड़ते हैं जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या कर रहा था, तो रक्त परिवहन का कौन काम कर रहा था, तो रक्त परिवहन का काम कर रहा था। लेकिन इसमें परिवहन करने का कौन काम करता है, तो इसमें परिवहन करने का काम करता है जैसे कि जाइलम हो गया, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, तो जाइलम और फ्लोएम। और रक्त को परिवहन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ता था, तो हृदय के। उसी तरह से हृदय के यहाँ पर क्या पड़ता है, तो पराशरण दाब होता है। किसके माध्यम से होता है, तो पराशरण दाब बोलें या फिर विसरण दाब बोलें, विसरण दाब बोलें या फिर कोशिकीय दाब बोलें, कोशिकीय दाब या फिर वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन। इन सबों के माध्यम से क्या होता है, तो प्रकाश पेड़ पौधों में क्या होता है, तो परिवहन होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, तो परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र को इसे 3 भागों में बांटा गया है। परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। और एक क्या होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। और एक क्या होता है, तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करें, तो ये किस में होता है, तो यह मानव में होता है। किस में होता है, तो मानव में होता है। और खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है, तो यह घोंघा में होता है। और मिश्रित परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करें तो यह किस में होता है, मछली में होता है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है, ज़्यादा डिटेल इसको नहीं पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल आपको आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट है जो हम आपको बता देंगे। फिर कहता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हम बताएंगे आपको। बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए आप कि रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, मैंने उसका परिभाषा क्या है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का परिभाषा क्या होता है, तो कहता है कि हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए, हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए, रक्त के
प्रवाह के लिए, रक्त के प्रवाह के लिए हृदय, हृदय हो गया, धमनियाँ हो गया, धमनियाँ हो गया, फिर शिराएँ, शिराएँ हो गया, शिराएँ हो गया, और क्या हो जाएगा तो केशिकाएँ, केशिकाएँ, केशिकाएँ के समूह, सामूहिक, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से काम करते हैं, काम करते हैं, उसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, करते हैं उसे, उसे रुधिर, रुधिर परिसंचरण, परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण तंत्र, तंत्र कहते, कहते हैं। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ, कोशिकाएँ के सामूहिक रूप से काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, या फिर खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, या मिश्रित परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए बंद परिसंचरण तंत्र, ये हेडिंग लगाना है। तो बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण किस में होता है? तो यह मानव में होता है, मानव, मानव में होता है। मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बैल हो गया, फिर बकरी हो गया, मैंने जिसमें हड्डी, जिसमें कहता है कि जिसमें हड्डी अंदर की ओर होता है, अंदर पाया जाता है, उसमें होता है क्या? तो बंद परिसंचरण तंत्र। और जिसमें हड्डी बाहर पाया जाता है उसमें क्या होता है? तो उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि मानव में हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो अंदर पाया जाता है। खरगोश में अंदर पाया जाता है, चूहा में अंदर पाया जाता है, बकरी में अंदर पाया जाता है, घोड़ा में अंदर पाया जाता है, चिंपैंजी में अंदर पाया जाता है। तो इस सब में क्या होता है? तो बंद परिसंचरण होता है। लेकिन हम खुला परिसंचरण की बात करें तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जिसमें हड्डी, माने जिसमें हड्डी होता है जो बाहर की ओर रहता है, माने कंकाल बाहर की ओर होता है, उसे खुला परिसंचरण कहते हैं। तो बंद परिसंचरण इसमें क्या होता है? तो रक्त ले जाने के लिए नस होता है। क्या होता है? तो रक्त को ले जाने के लिए, रक्त को ले जाने के लिए क्या होता है? तो नस, नस की ज़रूरत होता है, नस की, जिसको वेन कहते हैं। और इसका नस का प्रेशर जो होता है, प्रेशर 120/80 होता है। और यह बंद परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो स्तनधारी में, स्तनधारी, स्तनधारी में, स्तनधारी हम आपको बताए थे कि इसको कहते हैं, स्तनधारी में होता है। स्तनधारी वह होता है जो वह अंडा न देकर सीधे बच्चे को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं? तो स्तनधारी कहते हैं। यह बंद परिसंचरण होते हैं। अब हम लोग हेडिंग लगाइए खुला परिसंचरण तंत्र, खुला, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? तो इसमें रक्त ले जाने के लिए नस नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? तो रक्त ले जाने के लिए, रक्त ले जाने के लिए क्या होता है? तो नस नहीं होता है, नस नहीं होता है। और इसमें नस नहीं रहेगा तो प्रेशर भी नहीं रहेगा, मतलब इसमें क्या होता है? तो प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है।
और हम बताए थे आपको कि जिसके बाहर की ओर कंकाल पाया जाता है, जिसमें हड्डी बाहर की ओर होता है, उसमें पाया जाता है। तो अब बताइए कि बाहर कंकाल किसका पाया जाता है? कंकाल बाहर की ओर होता है, बाहर होता है। और इसका खून कैसा होता है? तो गाढ़ा। खून कैसा होता है? तो खून गाढ़ा होता है। जैसे कि हम बात करें, इसमें क्या हो जाएगा? तो घोंघा हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो घोंघा हो जाएगा, सीप हो जाएगा, या फिर शंख हो जाएगा। माने जिसके बाहर की ओर आवरण पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उसमें क्या होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उसमें क्या होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्यों में रक्त परिवहन के बारे में, माने रक्त के परिवहन के बारे में। तो कौन काम करता है मनुष्य में रक्त के परिवहन? तो हृदय। कौन काम करता है? तो हृदय। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हृदय। किसका फोटो है? तो हट का। हट के बारे में बात करें तो यह शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या काम करता है? तो यह रक्त को शरीर में पंप करता शरीर में रक्त को पंप करता है। और यह क्या होता है? तो यह अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना होता है। कहने का मतलब है कि अनैच्छिक हृदय पेशी माने इसको इच्छा के अनुसार हम नहीं चला सकते। ऐसा नहीं होता है कि हमको अभी मन कर रहा है कि हृदय से काम करवाएं तो करवाएं, और नहीं तो फिर सोचे कि रोक दे तो रोक दें। यह क्या होता है? तो निरंतर चलते रहता है। अगर यह रुक जाएगा तो आदमी की क्या होता है? तो मृत्यु हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यह क्या होता है? तो अनैच्छिक पेशियों का बना रहता है। अनैच्छिक माने आपको उस पेशी पर आपका कोई माने इच्छा नहीं है, वह अपने कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि वह अपने आप काम करते रहता है। अनैच्छिक हृदय पेशी का बना होता है। हृदय पेशियों का क्या होता है? तो बना होता है। अनैच्छिक होता है और एक ऐच्छिक पेशी होता है। ऐच्छिक पेशी में होता है जैसे कि आपको डुलाने का मन करता है तो हाथ डुलाते हैं, आपको चलने का मन करता है तो चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। लेकिन अनैच्छिक पेशियां जैसे कि हम अगर हृदय को चाह कर भी रोकें, अगर रोक दीजिएगा तो क्या होता है? तो मर जाता है आदमी। अगर हृदय रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आदमी मर जाएगा। यह माने इसमें क्या पाया जाता है? तो अनैच्छिक हृदय पेशियां पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो अनैच्छिक हृदय पेशियां पाया जाता है। और यह आकार की हम बात करें तो हृदय का आकार कैसा होता है? आकार या बनावट की हम बात करें, आकार या बनावट की बात करें, बनावट के बारे में बात करें तो यह बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है? तो बंद मुट्ठी के समान होता है। बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो यह बंद मुट्ठी के समान होता है। और यह एक मंसल संरचना है, जिसमें हड्डी क्या होता है? तो हड्डी नहीं पाया जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है? तो मंसल संरचना, जिसमें मांस सिर्फ मांस होता है, हड्डी नहीं होता है। यह एक मंसल संरचना है। मंसल रचना है। तो यह हृदय के बारे में हो गया। और हृदय की हम बात करें तो यह हृदय वक्ष गुहा में पाया जाता है। हृदय कहाँ पाया जाता है? तो हृदय यह कहाँ पाया जाता है? जैसे कि हृदय देख रहे होंगे आप यहाँ फिगर में, यह इसकी पूरा जो हम गोल घेरा बनाए हैं वह उसको क्या कहते हैं? तो वक्ष गुहा कहते हैं। और इसी में क्या होता है? तो हृदय पाया जाता है। और हृदय थोड़ा सा देखिए लेफ्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो हृदय कहाँ पाया जाता है? थोड़ा सा लेफ्ट में पाया जाता है। मानव शरीर में लेफ्ट साइड में हृदय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो बाईं ओर पाया जाता है। और इस किस में पाया जाता है? तो यह वक्ष गुहा में। कौन से गुहा में पाया जाता है? तो
बच्छ गुहा, बच्छ गुहा में पाया जाता है। अगर इसको और विस्तृत रूप से अगर समझने की बात करें तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाड़ियों में हवा भरने के लिए जो पंप होता है उसमें क्या होता है, तो बाहर से हवा लेता है, बाहर से माने वातावरण से हवा लेता है और मशीन के माध्यम से वह अपने टैंकर में भरता है और उसे कहाँ भराता है, तो वह गाड़ियों में भरता है। कहाँ भरता है, तो गाड़ियों में भरता है। उसी तरह से जो यह है, इसका उपयोग आप देखे होंगे बाज़ार में, आप साइकिल पर या फिर कहीं हवा भरवाने जाते होंगे तो इसका उपयोग देखे होंगे। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी हृदय क्या करता है, तो रक्त को पंप करने का काम करता है। हृदय भी पंप करने का ही काम करता है। और यह हृदय क्या करता है, तो यह है शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता है और फेफड़ा में भेजता है, और फेफड़ा में क्या होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन मिलता है और वह शुद्ध हो जाता है और वह पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। इसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यह काम करता है। अब हम लोग मनुष्यों में रक्त के प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्यों में रक्त का प्रवाह कैसे कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम आपको पहले पढ़ाते हैं क्या है, तो मनुष्यों में रक्त का प्रवाह। अब यहाँ से आप एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम हार्ट बनाते हैं, माने हृदय हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा, तो हार्ट हो गया। और हार्ट से आप याद रखिएगा कि हार्ट से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो धमनी कहते हैं। और जो हार्ट की ओर आता है उसको क्या कहते हैं, तो सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। तो हार्ट से पहले निकलेगा उसको क्या कहेंगे, तो महाधमनी क्या हो जाएगा, तो महाधमनी हो जाएगा। महाधमनी के बाद क्या हो जाएगा, तो धमनी हो जाएगा। धमनी के बाद हो जाएगा क्या, तो छोटी धमनी और छोटी धमनी के बाद रक्त कहाँ जाएगा, तो केशिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो केशिका में। और फिर केशिका से कहाँ आएगा, तो छोटी सीरा में। छोटी सीरा से रक्त कहाँ जाएगा, सीरा में। और फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, तो महासीरा में। महासीरा में। उसके बाद कहाँ रक्त चला जाएगा, तो हृदय में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से रक्त चलना शुरू हुआ हृदय से किसके माध्यम से निकला, तो महाधमनी के माध्यम से। उसके बाद कहाँ गया, तो धमनी में गया। उसके बाद छोटी आंत में। उसके बाद केशिका में गया। उसके बाद छोटी सीरा में गया। उसके बाद सीरा में। उसके बाद महाधमनी में और फिर हृदय में। माने 2 बार हृदय में खून आता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य में दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में क्या पाया जाता है, तो दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा नाम याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एरोटा। इसको क्या कहते हैं, तो एरोटा कहते हैं। इसको कहते हैं आर्टरी कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो आर्टिओलेस। और इसको क्या कहते हैं, तो कैपिलरी। आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब कभी इंग्लिश शब्द पूछ देता है तो हमारे शरीर में खून का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है। देखिए, जो भी हृदय से, यहाँ पर बताते हैं आपको, हृदय से निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो धमनी कहते हैं, धमनी। और धमनी में क्या होता है, तो शुद्ध रक्त। धमनी में क्या होता है, तो
शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और जो नस हृदय की ओर आता है उसको क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और यह सीरा से हमेशा और हमेशा अशुद्ध रक्त क्या होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। अगर आपको याद न रहे तो सीरा का मतलब क्या होता है? जैसे कि चीनी का सीरा होता है, तो चीनी के सीरा में क्या करते हैं? तो चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वह क्या होगा? अशुद्ध हो गया। एक तरह से अशुद्ध मैंने बहुत सारे मिलकर बन रहा है, पानी हो गया, चीनी हो गया। अगर हम वो टेस्टी बनाने के लिए उसमें लौंग से भी उपयोग करते हैं तो यह अशुद्ध हो गया। तो आप याद रखिएगा कि सीरा से क्या बनता है? सीरा से क्या बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी से क्या बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। और ये बात आपको ध्यान में एकदम रखना ही रखना है कि हृदय से निकलने वाले नस को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। और हृदय की ओर आने वाले नस को क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। हृदय से निकलने वाले नस को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। और हृदय की ओर आने वाले नस को क्या कहते हैं? तो सीरा कहते हैं। तो आप देख चुके हैं कि रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो हार्ट से रक्त कहाँ पहुँचा? तो महाधमनी में पहुँचेगा। पहले होएगा महाधमनी, उसके बाद धमनी में पहुँचता है, उसके बाद छोटी धमनी में पहुँचता है। और केशिका जिसको कैपिलरी बोलते हैं इंग्लिश में, केशिका एकदम बाल नुमा पतला पतला होता है। अगर आप हाथ में देखिएगा तो एकदम पतला नस जो होता है उसको ही क्या कहते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। और वहाँ जाकर दोनों नसें जुट जाती है। कौन? छोटी धमनी और छोटा सीरा जाकर जुटता है कैपिलरी में। और कैपिलरी से फिर वापस खून आता है जो अशुद्ध रक्त होता है, और वह सीरा महासीरा होते हुए कहाँ चला जाता है? हृदय में चला जाता है। और हृदय उसे शुद्ध करने के लिए कहाँ भेज देता है? तो फेफड़ा में भेज देता है। तो चलिए हम लोग धमनी और भेन जैसे कि सीरा में अंतर देखते हैं। क्या क्या अंतर है धमनी और सीरा में? क्या हो जाएगा? तो पहले तो आप लोग बताइए कि धमनी किसे कहते हैं? तो जो हृदय से निकलता है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। इसको आर्टरीज कहते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और जो हृदय के तरफ आता है, मैंने हृदय के तरफ आता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सीरा। भेन, उसको क्या कहते हैं? भेन। अगर हम इसमें अंतर की बात करें, तो धमनी कैसे कलर का होता है? तो धमनी होता है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से कर लेते हैं लाइन को। धमनी का कलर कैसा होता है? तो धमनी का कलर रेड होता है। धमनी का कलर कैसा होता है? तो यह रेड कलर का होता है। यह रेड माने लाल, रेड रंग, इसको लाल रंग लिख देते हैं। कैसे कलर का होता है? तो लाल रंग का होता है। और यह कैसा कलर का होता है? तो यह ब्लू, कैसा होता है? ब्लू रंग यानी नीला रंग का होता है। अगर यह हम बात करें तो धमनी में बताए थे क्या? तो यह धमनी हृदय से निकलता है और इसमें क्या प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। क्या होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और इसमें क्या होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगर हम बात करें तो यह हृदय से निकल के शरीर की ओर जाता है। किसे? तो हृदय से निकलकर कहाँ जाता है? तो शरीर की ओर जाता है। और यह जो है शरीर से किस ओर जाता है? तो हृदय। शरीर से किस ओर आता है? तो हृदय की ओर आता है। इसमें क्या होता है? वाल्व। क्या होता है? तो वाल्व नहीं होते हैं, वाल्व नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? तो वाल्व कहने का मतलब है वाल्व होता है।
जैसे आप लोग चापाकल देखे होंगे, तो चापाकल चलाते हैं तो पानी तो ऊपर आता है लेकिन वापस वह नीचे नहीं जाता है, तो उसमें क्या लगा हुआ होता है, तो वाल्व लगा हुआ होता है। जैसे कि इसमें ऐसे हम पा रहे तो इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इस तरह से वाल्व लगा हुआ होता है, जो इधर तो रक्त को एक ओर प्रवाहित होने देता है, लेकिन परंतु यह वापस आता है, इस ओर आता है तो रक्त को जाने से रोक देता है। क्या करता है, तो रक्त को जाने से रोक देता है। और इसमें क्यों नहीं लगा होता है, तो इसमें होता है प्रेशर ज़्यादा होता है। किसमें होता है, प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है 120, इसमें 120 होता है। और इसमें प्रेशर कितना होता है, इसमें होता है प्रेशर इसमें 80 mmGH होता है। इसमें कितना होता है, इसमें 80 mmGH होता है, और इसमें कितना होता है, तो 120 mmGH होता है। इसीलिए इसमें वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें रक्त को लौटने का डर नहीं होता है। और वह क्या होता है, सीरा में रक्त को लौटने का डर रहता है, इसीलिए इसमें क्या लगा हुआ रहता है, तो वाल्व लगा रहता है, खून को वापस ना आने देने के लिए। हम बात करें तो यह शरीर के गहराई में पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। और यह शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। अगर आपको जो डॉक्टर सुई वगैरह पड़ता है, आपको जो सुई वगैरह पड़ता है वह कहाँ पड़ता है, तो यह सीरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो सीरा में पड़ता है। अगर धमनी में देगा तो धमनी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वह सुई से अंदर ना जाकर बल्कि वह खून सुई में ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को सुई कहाँ पड़ता है, तो सीरा में पड़ता है। तो हम लोग धमनी और सीरा में अंतर देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग हृदय के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हृदय है, तो हृदय के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, जो यह ऊपरी वाला भाग है उसको, जैसे कि यहाँ पर पाते हैं ऐसे फिगर आपको समझाने के लिए रफली। अगर हम इसे दो भागों में बांटें तो ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आलिंद कहते हैं। ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आलिंद कहते हैं। और निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, तो नीलय कहते हैं। निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, तो नीलय कहते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कि हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। और हृदय 1 मिनट में, और हृदय की हम बात करें तो नीले वाला भाग अलिंद वाला भाग होता है, यह नहीं धड़कता है, यह नहीं धड़कता है, यह नहीं धड़कता है। और नीला होता है, यह धड़कता है। सिर्फ नीला धड़कता है। हृदय जो पूरा होता है उसमें सिर्फ धड़कने का काम किसका होता है, तो नीले का। और उसका आवाज़ कैसा होता है, तो आवाज़ होता है लब डब के आवाज़ होता है। कैसा आवाज़ होता है, तो लब डब का आवाज़ करता है। कैसा आवाज़ करता है, तो यह लब डब का आवाज़ करता है। और जब यह खून को पंप करने का काम, जैसे कि नीला क्या करता है, तो नीला खून का पंप करने का काम करता है। तो जब पंप करेगा तो इसको क्या होना चाहिए, इसको मजबूत होना चाहिए। तो मैंने इसका क्या होता है, तो मांसपेशियाँ मजबूत होता है। और अगर हम बात करें तो ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बेस कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो एपिक। क्या कहते हैं, तो एपिक्स कहते हैं। निचले वाले भाग को, सबसे निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, तो एपिक्स कहते हैं। सबसे ऊपरी वाले भाग को बेस कहते हैं। और इसे दो भाग में अगर हम बांटें तो ऊपरी वाले भाग को आलिंद कहते हैं, निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, तो नीला कहते हैं। लेकिन फिर हम इसको क्या करते हैं, तो इसको 4 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि मनुष्य का कितना चेंबर होता है, तो 4 चेंबर होता है। मनुष्य में कितने चेंबर होता है, तो 4 चेंबर। देखिए, एक ठो ये वाला हो गया, एक ठो ये है, एक ठो ये है, और एक ठो ये है। कितना चेंबर हो गया, तो 4 चेंबर हो गया। जैसे कि हम एक ठो रफ चित्र बनाए थे,
इसे और ऐसे, तो कितने चैम्बर में बांटता है, तो यह 4 चैम्बर में होता है। और ऊपरे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऊपरे वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो नीले कहते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट राइट बने, इसको इधर क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट बने बायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा दायां, दायां। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलेंगे लेफ्ट, इसको बोलेंगे बायां, बायां अलिंद, बायां अलिंद। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे दायां, दायां अलिंद, दायां, दायां अलिंद। अगर हम बात करें नीचे वाले को, तो नीचे वाले को क्या नाम नीचे वाला का नाम क्या था, तो बताइए आप, नीचे वाला का क्या नाम था, तो नीचे वाला का नाम था नीलय। यहाँ के नीचे को क्या कहते हैं हम लोग, तो नीलय कहते हैं, जो धड़कता है और मजबूत पेंसियों का बना होता है। और इसका आवाज़ कैसा होता है, तो इसका आवाज़ होता है लब डब का आवाज़ होता है। तो इसको क्या हम बोलेंगे, इस तरफ वाले भाग को क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे दायां नीलय। क्या बोलेंगे, तो दायां नीलय, दायां नीलय। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस वाले भाग को बोलेंगे बायां नीलय, बायां नीलय। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसको क्या कहेंगे, तो दायां अलिंद कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो बायां अलिंद कहेंगे, और इसको दायां नीलय कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, तो बायां नीलय कहेंगे, बायां नीलय कहेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर खून को आने के लिए एक वाल्व लगा रहता है। जैसे कि ऊपर से है, ऊपर से नीचे खून आया और नीचे खून आया, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो एक वाल्व लगा हुआ है। क्या है, तो एक वाल्व लगा हुआ है। यह खून को, यह हमारे रक्त को नीचे तो आने देता है, परंतु यह वापस जाने नहीं देता है। और यह फिर कहाँ, और इसी तरह से यहाँ भी एक वाल्व देख रहे होंगे आप लोग, यह वाल्व देख रहे होंगे, यह भी खून को नीचे तो आने देता है, परंतु यह वापस ऊपर नहीं जाने देता है। इसी तरह से हमारे हृदय में 4 बल्ब लगे होते हैं, एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो इसमें होता है, इसमें भी वही काम है, यह रक्त को ऊपर ले जाता है, यह रक्त को ऊपर ले जाता है और नीचे नहीं आने देता है, इसलिए बल्ब लगाया जाता है। और इसमें भी क्या होता है, तो ऊपर अरोटा में क्या होता है, तो यह इसमें भी रक्त ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर नहीं आता है, इसीलिए इसमें वाल्व लगाया जाता है। अगर वाल्व का प्रयोग ना होता है, तो यह ना होगा, तो यह नीचे की ओर आ जाएगा, जिससे कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाते हैं। हम बात करें तो इस वाल्व को क्या कहते हैं, तो आप जैसे कि लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, इस वाल्व को क्या कहते हैं, इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या, तो ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, तो बाइकास्पिड वाल्व, कास्पिड वाल्व। इसका और नाम है एक तो वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। और इसका एक और नाम है क्या, तो मीट्रिक वाल्व। क्या नाम है, तो मीट्रिक वाल्व, मीट्रिक वाल्व। और जो यहाँ से ऊपर की ओर जाता है रक्त, ऊपर की ओर देख रहे होंगे आप, जो ऊपर की ओर रक्त जाता है, यहाँ पर एक ठो वाल्व लगा होता है, यहाँ और यहाँ वाल्व लगा हुआ होता है। इस वाल्व को क्या कहते हैं, तो इस वाल्व को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं, तो पल्मोनरी वाल्व। और जो यहाँ वाल्व लगा हुआ है, जो अरोटा में लगा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, तो एरोटिक वाल्व। क्या कहते हैं, तो एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व।
तो आप जान गए कि हृदय में किसको क्या नाम है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हृदय में रक्त कैसे कैसे आता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि हृदय को जैसे कि हम छोटे छोटे भाग में बांट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग को 2 भाग में बांटे, हृदय को 2 भाग में बांटे। ऊपरे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऊपरे वाले भाग को आलिंद कहते हैं, और निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, तो नीले कहते हैं। फिर हम लोग आलिंद को कितने भाग में बांटे, 2। दायां साइड वाला को दायां आलिंद, और बायां साइड वाला को क्या कहते हैं, तो बायां आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले को पूरा को कहते हैं नीले, और इधर वाला को राइट साइड वाले को राइट नीले, और बाएं साइड वाला को बायां नीले कहते हैं। हमारे हृदय में क्या होता है, तो बल्ब लगा हुआ होता है। बल्ब का काम आपको बताए हैं कि बल्ब एक की ओर पानी मैंने एक की ओर तो प्रवाह होने देता है रक्त को, परंतु वह वापस उसी दिशा में नहीं आने देता है। जिस तरह से हमारा हैंडपम्प काम करता है। कल जो हम जब चापाकल हैंडल चलाते हैं तो वह पानी को तो ऊपर आने देता है, लेकिन वह फिर पानी को नीचे नहीं जाने देता है। उसी तरह से हृदय में भी बल्ब लगा होता है, जो खून को नीचे या फिर ऊपर जो तो जाने देता है, परंतु वह वापस उसी दिशा में नहीं आने देता है। हम बात करें चैम्बर के बारे में, तो हृदय में हम अब इस तरह से हम लोग हृदय में कितना चैम्बर पढ़ लिए, तो 1 2 3 4। तो मानव शरीर में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, मानव हृदय में मानव हृदय में चैम्बर कितने पाए जाते हैं, तो 4। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए कुछ जानवर जैसे कि देख लेते हैं कि किसमें कितना चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर किसमें कितना पाया जाता है। हम बात करें उभयचर के, उभयचर कहने का मतलब क्या होता है, उभयचर जो जल और स्थल दोनों में रहता है। जैसे कि मेढक क्या होता है, तो पानी में भी रहता है और यह जल में भी रहता, जमीन पर भी रहता है। मेढक में कितने हृदय पाए जाते हैं, तो 3 हृदय पाए जाते हैं। हम बात करें सरीसृप के, सरीसृप के बारे में बात करें, तो यह इसमें क्या आ जाएगा, तो छिपकली आ जाएगा, सांप आ जाएगा। मैंने कहने का मतलब है जो पेट के बल लेट के चलता है वह किस में आता है, तो सरीसृप में आता है। और जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, तो छिपकली। और इसमें कितने हृदय पाए जाते हैं, तो इसमें भी 3 हृदय पाए जाते हैं। परंतु इसका अपवाद है क्या होता है, तो मगरमच्छ। अपवाद में क्या है, मगरमच्छ क्या होता है, जो सरीसृप में आता है। मगरमच्छ सरीसृप में आता है। घड़ियाल भी सरीसृप में आता है। घड़ियाल भी सरीसृप में आते हैं, परंतु इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर। इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपवाद में है सिर्फ सरीसृप में अपवाद क्या है, तो मगरमच्छ और घड़ियाल क्या है, तो अपवाद है जिसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और उभयचर जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। सरीसृप जैसे कि छिपकली हो गया, सांप हो गया इत्यादि, इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें हृदय कितने चैम्बर होते हैं, तो 3 चैम्बर होते हैं। अब हम लोग रक्त के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे कि पहले रक्त कहाँ आता है, उसके बाद कहाँ जाता है, और शरीर में कैसे कैसे रक्त पहुँचता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे बात करने से पहले हम आपको 2-4 पॉइंट और फिर से बता देते हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहले तो आपको रक्त के प्रवाह के बारे में जानने के लिए धमनी के समझना होगा बढ़िया से। धमनी किसको बात समझना होगा, धमनी को समझना होगा। फिर एक होता है पल्मोनरी धमनी, जिसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। फुफ्फुस धमनी। और एक ठो होता है सीरा क्या होता है, तो सीरा होता है। और एक ठो क्या होता है, तो फुफ्फुस सीरा होता है। क्या होता है, तो फुफ्फुस सीरा होता है। जो 4 पॉइंट दिखाए हैं, अगर इसको आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो आप शरीर में
जो खून का प्रवाह होता है वह बढ़िया से समझ पाइएगा। हम क्या बताए थे कि धमनी, धमनी का मतलब है जहाँ भी धमनी बोले तो कहने का मतलब है कि यह शुद्ध रक्त, ओनली सिर्फ यह शुद्ध रक्त को ही प्रवाह कराएगा। और सीरा होता है जो क्या करता है, तो यह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को प्रवाह कराता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कराता है। लेकिन और यह कहाँ से कहाँ जाता है, हम अभी बताए थे कि यह धमनी हृदय से निकलकर शरीर की ओर जाता है। और सीरा जो होता है, सीरा जो होता है यह क्या होता है, तो शरीर से हृदय की ओर आता है। कहाँ आता है, तो शरीर से हृदय की ओर आता है। और जिसमें जैसे कि अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, फुसफुस धमनी के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा आपको। फुसफुस धमनी, जैसे कि धमनी में तो शुद्ध रक्त जाता है, धमनी में क्या जाता है, तो शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन हम फुसफुस धमनी की बात करते हैं तो इसमें क्या जाता है, तो अशुद्ध रक्त जाता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है। और फुसफुस शिरा की बात करें तो फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त जाता है। क्या जाता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि धमनी में क्या जाता है, तो धमनी में शुद्ध रक्त जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। रक्त से हम प्रवाह पढ़ाएंगे कि कहाँ से कहाँ रक्त जाता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बढ़िया से समझ पाइएगा और जल्दी नहीं भूलिएगा। तो धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सीरा की बात करें तो सीरा में क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सीरा में क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और फुसफुस धमनी में धमनी बोलेगा तो शुद्ध रक्त, लेकिन जहाँ फुसफुस लगा देगा तो क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। जहाँ फुसफुस लगेगा, जैसे कि धमनी में फुसफुस लग गया तो अशुद्ध रक्त हो गया, शुद्ध रक्त बहता था धमनी में, लेकिन फुसफुस लगने के कारण क्या हो गया, तो यह अशुद्ध रक्त हो गया। उसी तरह से सीरा में क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, परंतु फुसफुस, जैसे कि फुसफुस लगा तो यह क्या हो गया, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगा। क्या होता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगता है। अगर आप यह बढ़िया तरह समझ लिए होंगे तब हम आपको अब समझाते हैं कि रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में कैसे कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे शरीर में रक्त कहाँ आता है, तो राइट साइड आता है। यहाँ सुपीरियर वेना कावा आपको दिख रहा होगा, सुपीरियर वेना कावा, इससे क्या होता है, तो रक्त हमारे राइट अलिंद में आता है, राइट अलिंद में आता है। और यहाँ आने के बाद यह रक्त क्या होता है, तो रक्त आगे जाके जो ट्राइकास्पिड वाल्व है, इसके माध्यम से रक्त कहाँ जाता है, तो नीचे जाता है। कहाँ जाता है, तो इस भाग में जाता है, इस भाग में जाता है रक्त। और इस भाग को क्या कहते हैं, तो हम बता दिए हैं, सारा का सारा नाम बताया हुआ है, बस आपको देखते जाना है। इसको क्या बोलते हैं, तो बायां क्या बोलते हैं, तो सॉरी दायां नीला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो दायां नीला बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो दायां अलिंद बोलते हैं। तो पहले देखिए रक्त कहाँ आया, तो पहले सुपीरियर वेना कावा से, मैंने सुपीरियर वेना कावा नस से कहाँ आया, तो यह दाएं अलिंद में आया। दायां अलिंद के बाद कहाँ गया, तो यह दायां नीला में गया, और दायां नीला के बाद यह रक्त इस जो यहाँ पर होता है पल्मोनरी धमनी, किसके, तो पल्मोनरी धमनी से कहाँ जाता है, पल्मोनरी धमनी से यह दोनों फेफड़ों में जाता है। इधर हम फेफड़ा बना देते हैं आपको, यहाँ से इधर से निकलता है, देखिए इधर से इधर जाता है रक्त, और इधर से बाहर निकलता है, और यह कहाँ जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। और यह कैसा रक्त होता है, तो अभी अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यह शरीर से रक्त कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है जो। और इसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है, यह शुद्ध रक्त होता है। और यह शुद्ध रक्त फिर कहाँ जाता है, तो ट्राइकास्पिड बल्ब से कहाँ जाता है, तो दायां नीला में कहाँ जाता है, तो दायां नीला में जाता है। और दायां नीला के बाद अभी तो शुद्ध नहीं हुआ है, तो इसमें क्या होता है, तो CO2 वाला, अभी CO2 वाला है रक्त। और CO2 वाला रक्त कहाँ जाता है, तो फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है, तो फेफड़े में जाता है। और फेफड़े इसको क्या करता है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ O2 को मिला दिया जाता है फेफड़े में, ऑक्सीजन रक्त में क्या होता है, तो ऑक्सीजन मिल जाता है। और यह फेफड़ा से फिर पल्मोनरी वेन, क्या देख रही है आप, पल्मोनरी वेन से कहाँ जाता है, तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट अलिंद में आता है। किस में आता है, तो इसमें आता है। इसको मिटा देते हैं, आपको पहले इतना बता देते हैं एक बार फिर से।
एक बार फिर से देख लीजिए। पहले तो हमको क्या बताए थे कि जो भी होता है धमनी का काम, धमनी क्या होता है तो किस ओर से किस ओर जाता है तो यह हृदय से निकलता है, हृदय से निकलता है उसको क्या कहते हैं धमनी कहते हैं। और हृदय की ओर आता है उसको क्या कहते हैं तो शिरा कहते हैं। इस बात को बढ़िया से समझिएगा आप लोग। तो चलिए फिर से देखते हैं कि रक्त कैसे कैसे प्रवाह हो रहा था, रक्त का प्रवाह कैसे कैसे हो रहा था। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा से कहाँ अशुद्ध रक्त आया, सॉरी शुद्ध रक्त आया, हाँ अशुद्ध रक्त आया। और यह कहाँ गया, अशुद्ध रक्त कहाँ गया तो यह राइट आलिंद में गया। कहाँ गया तो दायां आलिंद में, दायां आलिंद में गया। और दायां आलिंद के बाद यह ट्राइकास्पिड बल द्वारा कहाँ गया तो बायां नीले में, कहाँ गया सॉरी दायां नीले में, कहाँ गया तो दायां नीले में गया। और दायां नीले के बाद आप समझिए कि आ रहा है तो किससे आएगा तो यह शिरा से आएगा, क्योंकि हृदय की ओर आ रहा है रक्त तो इसको शिरा माने वेन के माध्यम से आएगा। और जब यह रक्त जा रहा है तो यह तो इसको तो जाना चाहिए धमनी से, क्योंकि हृदय से जो निकलता है उसको धमनी बोलते हैं। लेकिन यह तो अभी अशुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त धमनी में प्रवाह होता नहीं है। अशुद्ध रक्त धमनी में प्रवाह न होने के कारण यह फुसफुस, यहाँ देखिए फुसफुस धमनी, इसको क्या कहते हैं तो फुसफुस धमनी, जो नस गया है उसको क्या कहते हैं तो फुसफुस धमनी। और यह फुसफुस धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है तो यह फेफड़े में चला जाता है। कहाँ चला जाता है तो यह फेफड़े में चला जाता है और फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या होता है तो फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाता है। और हम आपको बताए थे कि जो हृदय की ओर आता है उसको क्या कहते हैं तो हृदय की ओर आता है उसको क्या कहते हैं शिरा। और शिरा में जानते हैं कि क्या होता है तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन हम यहाँ तो ऑक्सीजन मिल गया रक्त में, ऑक्सीजन मिलने के बाद तो यह शुद्ध हो गया, और शुद्ध हो गया तो यह किससे जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए फुसफुस शिरा लिखाए थे हम आपको कि यह फुसफुस शिरा माने पल्मोनरी वेन, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में पल्मोनरी वेन, माने फुसफुस शिरा से कहाँ प्रवेश करता है तो यह बायां नीले में प्रवेश करता, सॉरी बायां आलिंद में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है तो बायां आलिंद में। कहाँ प्रवेश करता है तो यह खून कहाँ प्रवेश करता है तो बायां आलिंद में प्रवेश करता है। और बायां आलिंद के बाद नीचे आता है, और नीचे किसके यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है, जैसे कि इसको मिटाते हैं। यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है तो एक बल्ब लगा हुआ होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। और इससे रक्त कहाँ आया नीचे कहाँ आया तो बायां नीले में आया। बायां नीले में आने के बाद रक्त यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी बल्ब लगा हुआ है। यह बल्ब इसको क्या कहते हैं तो एरोटा माने एरोटिक बल्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं तो एरोटिक बल्ब, ऊपर हम आपको बताए थे यहाँ पर कि इसको क्या कहते हैं तो एरोटिक बल्ब कहते हैं। इसीलिए हम आपको बताए थे यह सारी बात कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और इसको क्या कहते हैं तो पल्मोनरी बल्ब कहते हैं। तो यहाँ से आर्टरिक बल्ब द्वारा यह पूरे शरीर में रक्त क्या हो जाता है तो फैल जाता है। क्या होता है तो फैल जाता है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, यह बहुत ही बार बार भुला जाइएगा आप लोग, इसीलिए हम आपको बार बार यह बता रहे हैं। एक बार फिर आप फाइनल टच देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो कैसे कैसे खून आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहले रक्त कहाँ आया, चलिए शुरू करते हैं कि पहले शिरा के माध्यम से कहाँ आया तो राइट आलिंद में। कहाँ आया तो राइट आलिंद में आया। राइट आलिंद में ट्राइकास्पिड बल्ब द्वारा कहाँ गया तो राइट नीले में गया। और राइट नीले के बाद अभी तो अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त अभी कहाँ गया तो यह पल्मोनरी क्या है तो पल्मोनरी बल्ब है। और पल्मोनरी बल्ब से कहाँ गया तो दोनों फेफड़ा में गया। कहाँ गया तो यह दोनों फेफड़ा में गया, दोनों फेफड़ा में चला गया रक्त। और फेफड़ा में ऑक्सीजन मिल गया। और ऑक्सीजन मिलने के बाद किसके माध्यम से तो यह पल्मोनरी शिरा, किसके माध्यम से पल्मोनरी शिरा के माध्यम से कहाँ पहुँचा तो बाएं आलिंद में पहुँचा। कहाँ पहुँचा खून कहाँ पहुँचा
तो बाएं आलिंद में पहुंचा, और बायां आलिंद के बाद रक्त फिर कहाँ गया, तो बायां नीलय में। कहाँ जाएगा रक्त, तो इसके बाद फिर रक्त कहाँ जाएगा, तो बायां नीलय में गया। और बायां नीलय में जाने के बाद यहाँ पर होता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व आप देख रहे होंगे, यहाँ एरोटिक वाल्व होता है। यहाँ क्या होता है, तो एरोटिक वाल्व होता है। इससे फिर यह जब इसे नीचे से चापता है, मैंने नीचे से संकुचन होता है, तो यह रक्त फिर से ऊपर की ओर जाता है, और एरोटिक वाल्व में जाते हुए यह सारे पूरे शरीर में चला जाता है खून। तो इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से आपको बताएं कि हमारे शरीर में रक्त कैसे कैसे चलता है। तो चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। जय हिंद, जय भारत।